हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ V2E लर्निंग। मेरा नाम बच्चों नेहा अग्रवाल है और मैं आपके साथ यहाँ मिलकर ज़ूलॉजी के सारे टॉपिक्स को कवर करूंगी इन फुल हिंदी। ठीक है, चलिए आपका जो पहला चैप्टर आपको ज़ूलॉजी में कवर करना होता है दैट इज जंतुओं में संरचनात्मक संगठन, जिसके अंदर हम पहला पार्ट पढ़ते हैं बेटा एनिमल टिश्यूज दैट इज जंतु ऊतक। ठीक है, तो आज हम एनिमल टिश्यूज स्टार्ट कर रहे हैं जो आपको ज़ूलॉजी में सबसे पहले कवर करना होता है। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ एनिमल टिश्यूज। बेटा जब हम ऊतक की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको यह पता हो ऊतक है क्या। मान गए ऊतक पौधों में भी है, पादपों में भी है और हम में भी है, जंतुओं में भी है, पर यह ऊतक होती क्या है। बेटा आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हो ऊतक क्या है, कोशिकाओं का संगठन है। क्या है? कोशिकाओं का संगठन है। तो ठीक है, यहां पे भी वही डेफिनेशन फॉलो हो रही है, ऊतक कोशिकाओं का संगठन होता है। बेटा कोशिकाओं का संगठन तो होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स तो होता है, पर कैसी सेल्स को इकट्ठा करके तुम उसको एक टिश्यू बुला सकते हो? क्या कहीं से कोई भी सेल्स उठाएं और उसको टिश्यू बोल दें, ऊतक बोल दें? बिल्कुल नहीं। देखो क्या क्या कंडीशन फॉलो होती है। सबसे पहले तो बेटा तुमने जो ग्रुप बनाया है सेल्स का, उन सबकी उत्पत्ति समान होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। उत्पत्ति समान होनी चाहिए, ऑरिजिन शुड बी सेम। ठीक, दूसरी बात आती है उनके स्ट्रक्चर की, उनकी संरचना की। बेटा संरचना ऐसी चीज होती है एक ग्रुप के अंदर, एक टिश्यू के अंदर, जो आप अलग अलग भी रख सकते हो। संरचना बेटा समान भी हो सकती है या फिर असमान भी हो सकती है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन उत्पत्ति सबकी समान होनी चाहिए। और तीसरा आता है बेटा इनकी क्रिया, इनका काम, इनका फंक्शन। ये बेटा सबका सेम होना चाहिए, तभी तो तुमने इनको एक ग्रुप में लाके रखा है, इनका एक संगठन बनाया है कि मिलके ये कोई एक पर्टिकुलर काम करेंगे। तो क्रिया कैसी होगी बेटा? समान होगी। तो बेटा ऊतक ऐसी कोशिकाओं का संगठन होता है, संग्रह होता है, जिन सबकी उत्पत्ति समान है, उसमें सारी कोशिकाओं की उत्पत्ति समान, संरचना समान या अलग भी हो सकती है और क्रिया सबकी समान होती है। ठीक है, अब हम इस ऊतक में पढ़ने क्या वाले हैं? अपने ऊतकों के बारे में, एनिमल टिश्यूज के बारे में, जंतु ऊतक के बारे में। बेटा जब अपन जंतु ऊतक की बात करते हैं तो हमारे पास 4 तरह की ऊतक है। आज जंतु ऊतक को हमने मेरे शरीर में जितनी भी ऊतक थी है उन सबको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। ब्रॉडली मेनली 4 बड़े पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहली को कहते हैं बेटा उपकला ऊतक। उपकला ऊतक, इसको इंग्लिश में कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। बेटा यहीं से थोड़ा थोड़ा बेसिक सा काम सीखते जाओ। उपकला ऊतक वो होती है बेटा जो मेरे शरीर की कहीं पर भी लाइनिंग बनाएगी या कवरिंग बनाएगी। या तो ये कवरिंग बनाती है बेटा, या लाइनिंग बनाती है किसी खाली जगह की, उसको रेखित करती है। ठीक है, तो 2 बेसिक काम अभी पढ़ते जा रहे हैं, फिर इसकी डिटेल करेंगे। दूसरी टिश्यू होती है बेटा आपकी बॉडी में संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। देखो नाम से पता चल रहा है इसका काम है कनेक्ट करना, 2 चीजों के बीच में संयोग बनाना। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हें हड्डी को हड्डी से, ये हड्डियां ऐसे तो छोड़ नहीं दी मैंने, जोड़ी है किसी चीज से, तो बीच में मैंने क्या भरा है बेटा? इनको जोड़ने के लिए बीच में मैंने संयोजी ऊतक लगाया है। ठीक है, हर जगह पे कहीं पे भी आपके बॉडी में जोड़ने का काम संयोजी ऊतक ने किया है। इनफैक्ट बेटा जोड़ने के अलावा आपकी जो हड्डियां हैं वो खुद भी संयोजी ऊतक हैं, आपका जो ब्लड है वो खुद भी संयोजी ऊतक है। तो बेसिक अपन यहाँ पे लिख लेंगे, ये बेटा एक तो कनेक्ट करने का काम करती हैं। किसको? बोन को बोन से कनेक्ट कर दो, बोन को मसल से कनेक्ट कर दो, बोन टू मसल, मसल मतलब पेशी। ठीक है, इन सबको कनेक्ट कर दिया। इनफैक्ट बेटा आपकी बोन, आपकी अस्थि खुद भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, और बेटा आपका ब्लड, आपका रक्त, वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। और भी बहुत होते हैं जो हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरी टिश्यू बेटा आपकी बॉडी में कौन सी होती है? तीसरी टिश्यू होती है पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू, पेशी ऊतक।
मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू यानी मसल्स, मसल्स के बारे में आपको पता है बेटा, मसल्स की वजह से ही आपकी मूवमेंट होती है। ये जो हम मूवमेंट कर रहे हैं, कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, चल रहे हैं, भाग रहे हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, इनफैक्ट बेटा मूवमेंट आपकी बॉडी के अंदर भी हो रही है। मान लो खाना तुमने खाया तो तुम्हारा स्टमक भी तो वहां पे मिक्सर ग्राइंडर चला रहा है, तो वो भी तो मूवमेंट ही है बेटा। जो खाने को घुमा रहे हैं हम, मिक्सर ग्राइंडर चला रहे हैं, वो भी तो मूवमेंट हो रही है। किसी तरह का संचलन हो रहा है। कहीं पे भी संचलन हो, या तो ये हड्डियों की वजह से या बॉडी के आंतरिक भागों में किसी भी तरह का संचलन हो, वो पेशी ऊतक की वजह से होता है। तो पेशी ऊतक आपके गमन एवं संचलन में मदद करती है, लोकोमोशन और मूवमेंट में मदद करती है, ठीक है। इसके बारे में भी डिटेल करेंगे। और चौथी टिश्यू है बेटा आपके पास तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू जो आपके ब्रेन में भरी है, जो मैसेज को लाने ले जाने का काम करती है। तो हमने हमारे शरीर के सारे टिश्यूज को मेजरली इन 4 भागों में बांट दिया। कहीं पे भी कवर बनाएंगे, लाइनिंग बनाएंगे, एपिथेलियल टिश्यू लगाएंगे। कहीं पे भी जोड़ने का काम करना हो, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक लगाएंगे। कहीं पे भी बेटा मूवमेंट चाहिए, वहां पे पेशी रखनी पड़ेगी। और सारा ब्रेन के अंदर ये जो आपके भरा हुआ है सेल, कोशिकाएं, जिससे मैसेज आ रहा है, जा रहा है, आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, सारी तंत्रिका ऊतक, ठीक है। अब अपन एक एक करके डिटेल करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज उपकला ऊतक। आ जाओ, सबसे पहले ले रहे हैं बेटा उपकला ऊतक। इंग्लिश में इसको कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। चल देखो बेटा, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कुछ कॉमन बातें लिखते हैं। पहले हेडिंग दे लो, उपकला ऊतक। बेटा कैसी ऊतक को तुम उपकला ऊतक कहते हो? अभी तो बताया कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो यही है कि ये या तो किसी चीज की कवरिंग बनाएगी, ढक्कन बनाएगी, और या फिर बेटा लाइनिंग बनाएगी, यानी उसको रेखित करेगी। किसी खाली जगह के अंदर की रेखा बनेगी तो उपकला ऊतक से बनेगी, ठीक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, इसकी उत्पत्ति कैसी होती है? माना कि एक उपकला के अंदर, आपके शरीर के अंदर बहुत सारी उपकला हैं। माना कि एक उपकला के अंदर जितनी भी कोशिकाएं होंगी सबकी उत्पत्ति समान होगी, पर अलग अलग उपकला की तो उत्पत्ति अलग हो सकती है ना बेटा। ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारे शरीर में जितनी उपकला है सबकी उत्पत्ति समान हो। कोई एक पर्टिकुलर उपकला, मान लो मैंने स्किन का कवर उठा लिया, कवरिंग उपकला, तो स्किन भी तो एक कवर है। तो स्किन बड़ी मोटी होती है बेटा, अगर हम उसका डिटेल में स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसकी जो सबसे ऊपर की लेयर होती है वो फाइनल लास्ट लेयर किसकी बनी होगी? उपकला ऊतक की। तो उसकी सारी की सारी कोशिकाएं सेम उत्पत्ति से आई होंगी, सेम ऑरिजिन से आई होंगी, ठीक है। तो अब अगर हमको पूछा जाए कि बॉडी में जो अलग अलग उपकला ऊतक है उसकी उत्पत्ति क्या है, तो बेटा उसकी उत्पत्ति तीनों हो सकती है। आपकी उपकला ऊतक ऐसी होती है जिसकी उत्पत्ति तीनों हो सकती है। एक्टोडर्म भी हो सकती है, मीसोडर्म भी हो सकती है, और एंडोडर्म भी हो सकती है, ठीक। जैसे कि एक एक एग्जाम्पल याद कर लेते हैं। जैसे कि बेटा आपकी त्वचा में जो एपिडर्मिस है उसमें जो उपकला है, त्वचा की उपकला, त्वचा की जो उपकला है बेटा वो किससे बनी है? एक्टोडर्म उत्पत्ति से बनी है, ठीक है। उसी तरह बेटा आपकी जो मीसोथीलियम होती है, अब ये मीसोथीलियम वगैरह क्या होती है ये मैं भी आपको बताऊंगी, ठीक है ना। अभी आप लिख लो मीसोथीलियम, अभी सारा कुछ सिखाऊंगी। मीसोथीलियम होती है बेटा आपके पास, वो मीसोडर्म से बनती है। और ऐसे ही बेटा आपकी जो ग्रास नलिका है, आपकी जो ग्रास नलिका है उसको रेखित किया है, ग्रास नलिका को रेखित जिस उपकला ने किया है वो एंडोडर्म से बनी हुई है, ठीक है। तो यहां पे बस मैं इतना बताना चाहती हूं आपको कि उपकला ऊतक की उत्पत्ति तीनों से हो सकती है, ठीक है। मतलब किसी एक उपकला की तो एक ही उत्पत्ति होगी, पर अलग अलग उपकला की उत्पत्ति इन तीनों में से कोई भी हो सकती है। हाँ ये फिक्स है कि चाहे मेरी स्किन की उपकला हो या आपकी स्किन की उपकला हो, सबकी एक्टोडर्म से बनी है। ऐसा नहीं कि कभी ये वाली एक्टोडर्म से बनवा दी, ये वाली मीसोडर्म से बनवा दी, ऐसा नहीं है।
फिक्स है, लेकिन हाँ तीनों से कोई कोई उपकला हमारी बनती है। ठीक है, अब आते हैं बेटा इसके वर्गीकरण पे। उपकला, उपकला ऊतक को प्यार से सिर्फ उपकला भी लिख सकते हैं, एपिथेलियम भी लिख सकते हैं। उपकला का वर्गीकरण, उपकला का वर्गीकरण करो। चलो देखो बेटा, जो तो मैंने उपकला का सिर्फ एक लेयर लगाया, सेल्स की, कोशिकाओं की सिर्फ एक परत लगाई, तो मैं उसको सरल या साधारण उपकला कहूंगी। सरल या साधारण उपकला में क्या है, सिर्फ एक परत है कोशिकाओं की, और जो तो मैंने दो या दो से ज्यादा परतें लगाई तो मैं उसको संयुक्त उपकला कहूंगी। संयुक्त उपकला यानी कि एक से ज्यादा परतें, या लिख लो कई परतें। ठीक है, यहां पे एक से ज्यादा लेयर है बेटा, समझ गए। अब आओ इधर, मान लिया कि सरल उपकला है, सरल उपकला में भी बेटा टाइप्स होते हैं, यहीं पे एक चार्ट बना लेते हैं। सरल उपकला में सिंगल लेयर जिसमें लगाते हैं उसमें 4 टाइप्स होते हैं। शेप अलग अलग होती है सेल की, एक लेयर तो है पर अलग अलग शेप की होती है। वो देखो क्या, सबसे पहले को कहते हैं बेटा सरल, सरल स्तंभी उपकला। अब उपकला नहीं लिख रही हूं बार बार, वो आपको अंडरस्टूड है। सरल स्तंभी उपकला, एक लेयर है और अरे सॉरी 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 इसका नाम भूल गई बेटा, सरल शल्की उपकला, सरल शल्की उपकला। ठीक है, पहले को कहते हैं सरल शल्की। इसमें क्या होता है, एक ही लेयर है पर चपटी चपटी सेल्स होती हैं, शल्की सेल्स होती हैं, अभी बना के दिखाऊंगी। दूसरा होता है बेटा सरल, सरल घनाकार उपकला, सरल घनाकार उपकला। अभी सबकी शेप बना के बताऊंगी कैसी होती है। तीसरी होती है बेटा सरल स्तंभी उपकला, स्तंभी शेप है इसमें। और चौथी होती है बेटा कूट स्त्रेत, कूट स्त्रेत। कूट मतलब झूठा, फॉल्स। स्त्रेत मतलब इधर अभी सिखाऊंगी क्या होता है, तो कूट स्त्रेत अभी सब एक्सप्लेन करूंगी कि किसका क्या मतलब है। अभी तो तुम सिर्फ नाम सुनो, नाम सीखो कि उपकला या तो सरल होगी या तो संयुक्त होगी, या तो एक लेयर होगी या तो एक से ज्यादा लेयर होगी। जो तो एक लेयर है तो उसकी शेप, उस सेल की शेप या तो शल्की या तो घनाकार या तो स्तंभी होगी, और एक हमने रखा है इसमें कूट स्त्रेत। जबकि बेटा ये जो संयुक्त वाली होती है ये 2 टाइप की होती है। कई लेयर तो हैं, उसमें एक होती है परिवर्ती, जो अपने शेप को चेंज कर सकती है, अभी बताऊंगी कैसे। और दूसरी होती है बेटा स्त्रेत, स्त्रेत संयुक्त उपकला। और स्त्रेत में ही जो झूठ बोलती है कि मैं स्त्रेत हूं वो हो गई कूट स्त्रेत। अभी समझ में आ जाएगा कैसे। अब आओ बेटा वापस से यहाँ पे, उपकला ऊतक जहां पे भी होगी, मान लो ये मैंने कोई सेल्स बनाई है, ये ऐसे सेल्स हैं बेटा। ठीक है, अब ये तुम सेल्स कैसे देख रहे हो, ये सेल्स कैसे देख रहे हो, मान लो कि ये रही, मान लो बेटा ये रही पूरी लेयर। ठीक है, ये सेल्स पूरी शीट चल रही है, एक शीट चल रही है किसकी, उपकला ऊतक की। तो मैंने उस उपकला ऊतक को ऐसे साइड से देखा, साइड से कट किया और देखा, तो साइड से देखने पे तुमको क्या दिखेगा, ऐसी सेल्स कटी हुई दिखेंगी, उसका केंद्रक दिखेगा। और तो और बेटा साइड से देखोगे तो तुम्हें सेल्स की ऊंचाई दिख जाएगी कि ये एक लेयर जो सेल्स की लगी हुई है, ईंटों की एक लेयर लगाई हुई है तुमने, तो ईंटों की ऊंचाई कितनी है, कौन सी शेप की ईंटें लगाई हैं, वो तुमको यहाँ साइड से पता चल जाएगा। ठीक है, और तो और हमको ये पता चला कि हमको बाहर जो ईंटें दिख रहे थे एक्चुअल में उसके नीचे एक सीमेंट की लेयर है। यानी कि जो भी उपकला होती है बेटा उसके नीचे हम एक लेयर लगाते हैं, एक लेयर लगाते हैं। ये लो, जब भी उपकला ऊतक बनाओगे, जब इसको साइड से तुम देखोगे ना तो एक लेयर दिखाई देगी तुमको, और वो होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसको कहते हैं बेटा आधार झिल्ली, आधार झिल्ली। तो नाम से तुमको नहीं पता चल रहा, इन सेल्स का आधार बनाया इस आधार झिल्ली ने। ठीक है, तो जब भी उपकला ऊतक बनाओ उसके नीचे क्या बनाना
नहीं भूलोगे, आधार झिल्ली बनाना नहीं भूलोगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाना नहीं भूलोगे। ये वाली बात हो गई। अब वापस से इस वाली स्लाइड पे आओ। अब हम सबका शेप बनाते हैं कि ये शल्की, घनाकार, स्तंभी, कूटस्थित है क्या। उपकला बना रहे हो इसलिए सबके नीचे आधार झिल्ली बनाओ, सबके नीचे आधार झिल्ली बनाओ बेटा। ये लो बना दी। और बनाने के बाद अब देखो इनके ऊपर जो सेल्स रखी है, एक ही लेयर रखनी है, सरल है। इसमें डिफरेंस क्या क्या है देखो बेटा। शल्की वाले में मैंने जो सेल्स रखी है वो काफी चपटी चपटी सेल्स हैं, ऐसी फ्लैट सेल्स हैं, बहुत ही चपटी सेल्स हैं। देखो तुम्हें साइड से पता चल गया है कितनी ऊंची है। जबकि घनाकार में तुमने देखा क्यूब जैसी सेल्स हैं, ऐसी सेल्स हैं, ठीक है। चकोर ईंटें रखे हैं इसके ऊपर, और इस पे बेटा लंबे लंबे ईंटें रखे हैं, स्तंभी, कॉलम लाइक। ये लो, इसके अंदर जो केंद्रक था बेटा वो बीच में और गोल केंद्रक है, बीच में और गोल केंद्रक है। और यहाँ पे आधार पे देखो, सेल का आधार किधर है, जिधर आधार झिल्ली लगाई है तुमने, आधार की साइड पे केंद्रक रखा है, आधारी केंद्रक है, और साथ ही साथ ओवल है, अंडाकार है, गोल नहीं है, ठीक है। अंडाकार आधारी केंद्रक है बेटा, ठीक है। और ये इसका फ्री साइड हो गया। तो इन तीनों में डिफरेंस समझ में आया। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर चपटी सेल्स रखी होंगी तो सरल शल्की उपकला, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर चकोर सेल्स रखी होंगी तो सरल घनाकार उपकला, अगर उसके ऊपर ऐसी लंबी सेल्स रखी होंगी तो सरल स्तंभी उपकला। और कूटस्थित में क्या होता है, ऐसा देखने पर झटके से लगता है कि ये स्थित है, मतलब एक से ज्यादा परत है, पर एक्चुअल में इसमें एक परत होती है। देखो कैसे, ये देखो कोई लंबी सेल, छोटी सेल, फिर लंबी सेल, फिर छोटी सेल, फिर लंबी सेल, फिर लंबी सेल, ऐसे करके है कहानी इसकी। तो झटके से तो देखने पे यही लगेगा कि ये स्थित है, इसके अंदर एक से ज्यादा लेयर है, पर एक्चुअल में मैंने एक ही लेयर बनाई है बेस पर से, आधार पर से, ठीक है। और इसके अंदर, सबके अंदर न्यूक्लियस लगा दो, इसके अंदर ये लो सबके न्यूक्लियस लगा दो। तो इसने क्या किया, तुमको झटके से देखने पे धोखा दिया, है ना। इसीलिए कूट, कूट मतलब झूठा, फॉल्स, इंग्लिश में इसको स्यूडो कहते हैं। स्थित मतलब क्या, कई ज्यादा, एक से ज्यादा परत। तो देखने में ऐसा लगा कि स्थित है, पर ये कूट स्थित है, एक्चुअल में ये क्या है बेटा, सरल है, ठीक है। ऐसी शेप होती है सबकी। और ये सब में हमने नीचे क्या बना रखा है, आधार झिल्ली, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हो गया आपका शेप के बारे में कि इन चारों में शेप कैसी है। और यहाँ पे हम अलग से डिटेल में लास्ट में करेंगे संयुक्त में क्या क्या होता है, परिवर्ती और स्थित में, ठीक है। मल्टी लेयर तो है, कई परतें तो हैं, पर उनमें डिफरेंस क्या है, ओके। अब स्टार्ट करते हैं बेटा। जो मेन क्वेश्चन आपको आता है इन सब की एग्जाम्पल पे आता है कि आपके शरीर में सरल घनाकार उपकला कहाँ पे है, स्तंभी कहाँ कहाँ पे है, इस जगह पे कौन सी उपकला है, मैच द कॉलम आएगा उससे आपको, और एग्जाम्पल्स पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी हैं। तो ये आपने कर लिया। अगर जो तो आपके पेज में जगह हो तो आप इसके नीचे ही इनके एग्जाम्पल लिखते जाना, नहीं तो अलग से लिखो, फैला फैला के आराम से अच्छे से सब कुछ लिखो। लास्ट में एक पेज पे अपने लिए फ्लो चार्ट बनाना, फ्लैश कार्ड बनाना, जिसपे तुम एक ही पेज पे सारे एग्जाम्पल इन सब के 6 उपकला के ऐड कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा अपन स्टार्ट करते हैं पहली उपकला से, सरल उपकला में शल्की उपकला, ठीक है। मैं पूरे नाम आपको बार बार बताती जाऊंगी, जिससे आपको ना नाम से आधी डेफिनेशन याद हो जाएगी कि अच्छा किस उपकला के बारे में बात हो रहा है। सबसे पहले हमने क्या लिया बेटा, फर्स्ट हमने कौन सी ली, ये देखो, फर्स्ट हमने लिए सरल। सरल मतलब एक लेयर। कौन सी ली, शल्की, मतलब वो चपटी वाली सेल्स की एक लेयर। उपकला मतलब एपिथेलियम, या तो कवरिंग बनाएगी या तो लाइनिंग बनाएगी। अब इसका स्ट्रक्चर तो तुमने देख ही लिया है कैसा दिखता है। अब हम बात करते हैं पाई कहाँ जाती है। बेटा सबसे पहली इसकी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होती है हमारी फुफ्फुस कुपिका, हमारी जो वायु कुपिका होती है वहां पे ये पाया जाता है, लंग एल्वियोलाई में ये पाया जाता है बेटा फुफ्फुस कुपिका में। अब हो सकता है तुम पहली बार अभी क्लास 11th में
9-10 में तुम्हारी खास पढ़ाई हुई नहीं है कोरोना में, तो तुमको पता ना हो कि फुफ्फुस क्या होता है। जिसको नहीं पता है उसके लिए थोड़ा थोड़ा बताती जा रही हूँ बेटा, धीरे धीरे आप आगे ये सारा कुछ पढ़ोगे कि ये सारे कुछ स्ट्रक्चर्स कहाँ पाए जाते हैं और क्या करते हैं। ये देखो आपके लंग्स के अंदर ना बेटा ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हीं में ऑक्सीजन पहुंचता है और फिर यहां से ब्लड वेसल में चला जाता है। आपको बताया हुआ है ब्लड आपकी ट्रेन की तरह होती है, जिसको जहां जाना है ब्लड में बैठ जाता है और उसके बाद जहां उतरना है ब्लड से उतर जाता है। तो ये ब्लड ट्रेन का काम करती है। तो ऑक्सीजन यहां से बैठ गया, मेरे लंग्स में ऐसी कुपिकाएं हैं जिसमें से ऑक्सीजन बैठ गया ट्रेन के अंदर और ये घूमते घूमते मेरी बॉडी की सारी सेल्स के पास पहुंच जाएगा। तो ये जो होती है ना, ये वायु कुपिका होती है, फुफ्फुस कुपिका होती है। अब कुपिका की खुद की कोई दीवार होगी, ये दीवार मैंने बहुत पतली रखी है, सिर्फ एक लेयर की है। तो एक तो पहले कवरिंग या लाइनिंग बना रहे होते हैं एपिथेलियम, अब एक ही लाइन ही है इसके पास, पूरी की पूरी दीवार ही एक लेयर की है, तो क्या हो जाएगी उपकला। एक लेयर लगाई है इसलिए सरल, और शेप कैसी लिए शल्की। क्यों भाई, तुम चाहते हो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन उधर डिफ्यूज हो जाए, ठीक है। तो काम जल्दी कराने के लिए जब भी हमें कोई बारीक काम कराना हो हम सिंपल लगाएंगे, सरल लगाएंगे, उसमें भी बहुत ही बारीक काम है तुम शल्की लगा दो जिससे जल्दी वो काम हो जाएगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन इजीली जल्दी से क्रॉस कर जाएगा। तो फुफ्फुस कुपिका में सरल शल्की उपकला पाई जाती है। दूसरी एग्जांपल होती है बेटा, दूसरी एग्जांपल होती है बोमेन संपुट। बोमेन संपुट। अब ये बोमेन संपुट क्या होता है बेटा, हो सकता है ये भी ना बताओ। बेटा आपके वृक्क के अंदर, सुनते जाना, तुम तो बस आइडिया लेते जाओ ये सब क्या होते हैं, सब पढ़ोगे बेटा डिटेल में आगे। बेटा तुम्हारे किडनी के अंदर, तुम्हारे वृक्क के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है नेफ्रॉन। किस नाम का, नेफ्रॉन। ये तुम्हारी किडनी है, इसके अंदर बड़े सारे नेफ्रॉन हैं, मिलियंस में होते हैं, ठीक। तो ये एक नेफ्रॉन को जब तुम निकाल के देखोगे, एक नेफ्रॉन को निकाल के देखोगे तो वैसा कुछ होता है। ये एक कप है बेटा, इसी को कहते हैं बोमेन कैप्सूल, बोमेन संपुट। फिर बेटा ऐसे पाइप लगी हुई है घूमी घूमी से, इसको कहते हैं पीसीटी। फिर ये पाइप ऐसे यू शेप में आ गई, इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। और फिर इस पाइप ने अपने आप को ऐसे ऐसे घुमा लिया, इसको कहते हैं डीसीटी। और फिर ये खुल गई बेटा एक दूसरी नलिका में, एक दूसरी डक्ट में, इसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक। तो तुमको नहीं अभी कुछ करना है कि ये नेफ्रॉन क्या होता है, कहाँ पे पड़ा है, क्यों पड़ा है, ये सब तुम किडनी वाले चैप्टर में डिटेल में करोगे। अभी के लिए तुम थोड़ा थोड़ा आइडिया रखो कि किडनी के अंदर कुछ नेफ्रॉन है, वो नेफ्रॉन का ये बोमेन संपुट है, बोमेन कैप्सूल। ये बेटा पीसीटी है, ये लूप ऑफ हेनले नाम की चीज है, ये डीसीटी नाम की चीज है, और ये कलेक्टिंग डक्ट है। वो सब बाद में करोगे। तो मैं कभी कभी तुमको यहाँ पे टिश्यू चैप्टर में बोमेन संपुट, पीसीटी और डीसीटी का नाम लूंगी, तो बस तुमको उतना ध्यान रखना है, ओके। आ जाओ वापस। तो यही जो बोमेन संपुट है, मुझे फिर से बारीक काम कराना था। यहाँ से ब्लड आ रहा था और इस ब्लड को बेटा मुझे इसमें छानना था। छानने के लिए मुझे इस लेयर से पास कराना था, तो हुआ ना बारीक काम, मुझे जल्दी कराना था, इसलिए मैंने यहाँ पे बोमेन संपुट में जो लेयर लगाई है वो उपकला है। उपकला कौन सी है, सरल है। सरल में भी कौन सी है, चपटी वाली शल्की। तो हो गया आपका एग्जाम्पल बोमेन संपुट, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जहां पे सरल शल्की उपकला पाई जाती है वो है बेटा आपकी रुधिर वाहिनियां। रुधिर वाहिनियां, ठीक है। देखो रुधिर वाहिनियां कौन कौन सी है तुम्हारे पास। एक तो बेटा तुम्हारे पास आर्टरी है, यानी कि धमनी है। दूसरी बेटा तुम्हारे पास एक शिरा है, वेन है। और तीसरी बेटा तुम्हारे पास कैपिलरी है, केशिका है। तो इन तीनों में ही सबसे अंदर की लेयर क्या है, सरल शल्की उपकला। मान लो मैं आर्टरी बना रही हूं, ये मैंने एक धमनी का छोटा सा सेक्शन बनाया। बेटा इस धमनी की खुद की कोई दीवार होती है, ये रे इतनी मोटी दीवार है इसकी लेंथ से, है ना। तो इतनी मोटी दीवार में सबसे अंदर जो लेयर आई है वो कौन सी है, सरल शल्की उपकला। सबसे अंदर जो आई है वो कौन सी है, सरल शल्की उपकला। ठीक
ठीक ऐसे ही वेन में, शिरा में भी सबसे अंदर जो लेयर है कौन सी है? सरल शल की उपकला। सिर्फ आओ थोड़ा सा कैपिलरी के बारे में सीखें, केशिका के बारे में। ये जो केशिका होती है बेटा, सीधे इसके अंदर सामान डालना है हमको। देखो ऐसे आती है, समझा देती हूँ, थोड़ा सा इधर आ जाओ। सब बेसिक्स है बेटा, आपको क्लियर होने चाहिए, अगर नहीं आता है तो अच्छे से सीखेंगे। ये देखो, ये धमनी आ रही थी अच्छा ब्लड लेके, धमनी आ रही थी बेटा, और ये शिरा निकल रही थी गंदा ब्लड लेके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, और यहाँ पे बीच में पड़ गया स्टेशन, टिश्यूज, सेल्स, जहाँ पे मुझे ये ऑक्सीजन ग्लूकोज पहुंचाना था। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, इस जगह पे देखो क्या हुआ, जहाँ पे टिश्यूज थी वहाँ पे ये छोटी छोटी वाहिनियों में डिवाइड कर गई। इसके बीच से नहीं जाएगी, एक सेकेंड, पहले वाहिनियां बना देती हूँ, ठीक है, ऐसे। इससे क्या हुआ बेटा, देखो आर्टरी आ रही थी, ये क्या आ रही थी? धमनी। ये बेटा शिरा जा रही है, इसमें ऑक्सीकृत ब्लड है, इसमें अऑक्सीकृत ब्लड है। इससे हुआ क्या, बीच में हमने जब टिश्यू आया तब छोटी छोटी केशिकाएं बना दी। ये क्या है? केशिका है। तो केशिका में हुआ क्या, पतली पतली लेयर लगाई, सिर्फ एक लेयर लगाई इस केशिका में। ये देखो एक लेयर लगाई, थोड़ी दूरी बना रही हूं मैं, इसके अंदर ब्लड चल रहा है, यहां से ब्लड आ रहा था और इसमें ब्लड गया। अब ब्लड में से सीधे सामान बाहर निकालना था, इस सेल को देना था, ब्लड में से सीधे सामान बाहर निकाल के सेल को देना था। इसीलिए मैंने यहाँ पे तो मोटी दीवार है, यहाँ पे मोटी दीवार है, पर यहाँ पे दीवार सिर्फ एक लेयर की कर दी। उपकला मेरी करनी मजबूरी है, क्योंकि एक ही लेयर रख रहे हो तो उपकला की ही रखोगे, और आपको पता है वैसे भी खाली जगह को जब हम लाइन करते हैं तो वो उपकला होती है। तो ये अंदर खाली जगह ही तो है जहां पे ब्लड चल रहा है, अंदर बेटा जहां ब्लड चल रहा है वो खाली जगह ही तो है। तो उस खाली जगह को लाइन क्या करेगा? उपकला। एक लेयर है इसलिए सरल, और हमने यहां से पास कराना है सामान को, इसलिए बहुत पतली सी लेयर लगा दी है, कौन सी? शल की। और इसीलिए बेटा हमको पता चला कि यहाँ पे तो सबसे अंदर है सरल शल की उपकला, यहाँ पे भी सबसे अंदर है सरल शल की उपकला, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ सरल शल की उपकला ही है। कैपिलरी में बेटा सिर्फ सरल शल की उपकला पाई जाती है। यहाँ पे कोई और लाइनिंग है ही नहीं, मतलब कोई और टिश्यू है ही नहीं, इसकी दीवार सिर्फ एक ही लेयर की मोटी है, वो है सरल शल की उपकला। इन दोनों की दीवार मोटी है, पर इसकी दीवार में सिर्फ एक ही लाइनिंग है, एक ही ईंटों की दीवार है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और तो और बेटा जहां जहां पे सरल शल की उपकला को, स्पेशली सरल शल की उपकला को ब्लड छुएगा, इसके अंदर भी ब्लड छू रहा है सरल शल की उपकला को, इसके अंदर भी ब्लड है वो छू रहा है सरल शल की को, इसके अंदर भी ब्लड है वो छू रहा है सरल शल की को। ऐसी जगह पे रुधिर वाहिनियों में सरल शल की उपकला को कहते हैं एंडोथीलियम। एंडोथीलियम, ठीक है। एंडोथीलियम एक स्पेशल वर्ड है, हमने स्पेशल नाम दे दिया कि भाई मेरे शरीर में बहुत जगह पे सरल शल की उपकला है, वो सरल शल की उपकला जहां पे ब्लड टच होता है उसको मैं प्यार से बुलाती हूँ एंडोथीलियम। तो मेरी आर्टरी में, धमनी में एंडोथीलियम है, शिरा में एंडोथीलियम है, केशिका में एंडोथीलियम है। इनफैक्ट केशिका में तो सिर्फ एंडोथीलियम ही है और कुछ है ही नहीं, सिर्फ सरल शल की उपकला है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये हुई आपकी एग्जांपल सरल शल की उपकला की, ठीक। नेक्स्ट बढ़ रही हूं बेटा, सेकंड आ जाओ। सरल घनाकार उपकला। घनाकार उपकला, अब इसका भी शेप तुमको पता है कैसा था, बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाई थी, इसके ऊपर चौकोर चौकोर सेल्स रखी थी जिनका सेंटर में न्यूक्लियस था, बीच में केंद्रक था और वो काफी गोल भी था, और बीच में नीचे तुमने आधार झिल्ली रखी थी, बेसमेंट मेम्ब्रेन रखी थी। अब ये कहाँ पाई जाती है बेटा? ये पाई जाती है यही जो अभी आपको सिखाया, डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में, इस वाले हिस्से में। यहाँ की जो दीवार है बेटा, यहाँ पे एक लेयर रखी हुई है किसकी? चौकोर चौकोर सेल्स की, यानी घनाकार उपकला की, ठीक है। तो ये पाई जाती है बेटा डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में।
DCT ऑफ नेफ्रॉन में। इसके अलावा और कहाँ पाई जाती है बेटा? ये पाई जाती है आपके आपने सुना होगा वृषण और अंडाशय, ये गोनड्स होते हैं मेल्स में और फीमेल्स में, उनके अंदर की लाइनिंग में। अब फिर से आप इनका स्ट्रक्चर आगे 12th क्लास में सीखोगे कि मेल्स में वृषण पाए जाते हैं 2। मान लो एक ही मैंने बनाया, तो इसके अंदर छोटे छोटे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल नाम की नलिकाएं होती हैं, जिसमें अंदर में ये जो लाइनिंग है ना बेटा, ये होती है आपकी घनाकार की। तो अभी तो हम सिर्फ याद कर लेंगे कि क्या पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है। तो ये पाया जाता है वृषण यानी टेस्टिस और अंडाशय यानी ओवरीज को रेखित करता है, सबसे अंदर की लाइनिंग बनाता है। ठीक है। अब क्योंकि बेटा ये अपने वृषण और अंडाशय का काम होता है जर्म कोशिका बनाना, जिससे जनरेशन आगे बढ़ती है, गैमीट कहते हो आप इसको, इसीलिए इसकी स्पेशली इसकी सरल घनाकार उपकला को आप कहते हो जर्मिनल उपकला। जर्मिनल उपकला क्या है बेटा? जर्मिनल उपकला फिर से स्पेशल नाम है, फैंसी नाम है किस जगह का? जर्मिनल उपकला कहते हैं सरल घनाकार उपकला को, जो कि वृषण और अंडाशय को रेखित करती है, क्योंकि बेटा यही बनाती है आगे जर्म कोशिका, तो इसलिए याद करना भी इजी है। जर्म कोशिका जो बनाती है वो जर्मिनल एपिथेलियम हो गई। हालांकि कौन एक्चुअल में बनाता है कौन नहीं, आप क्लास 12th में सीखोगे, परेशान नहीं होना है। ठीक है। तो ये हो गया 2 जगह जहां पे पाया जाता है। एक और जगह जो एनसीईआरटी भी लिख के देती है जहां पे सरल घनाकार उपकला पाई जाती है, वो है बेटा थायराइड पुटक। अपने पास थायराइड ग्लैंड है, आपने सुना होगा हाइपोथायराइड हो गया है, इस बंदे को हाइपरथायराइड हो गया है जिससे मोटापा आ रहा है, तो थायराइड ग्लैंड होता है। उस ग्लैंड में कुछ पुटक होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं, उनकी लाइनिंग में भी क्या पाया जाता है? सरल घनाकार उपकला। तो सरल घनाकार कहाँ कहाँ पे? डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, थायराइड पुटक में और वृषण और अंडाशय की रेखाओं में ये है सरल घनाकार, जहां पे आप उसको जर्मिनल एपिथेलियम कहते हो। 2 स्पेशल नाम सीख लिए तुमने, एक यहां पे सीखा था रुधिर वाहिनियों के अंदर जो सरल शल्की उपकला है उसको तुम एंडोथेलियम कहोगे, और वृषण और अंडाशय की लाइनिंग में जो सरल घनाकार उपकला है उसको तुम जर्मिनल उपकला कहोगे। ठीक है। 2 बातें ये इंपॉर्टेंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट सीख ली तुमने। अब मैं बढ़ती हूं आगे बेटा, नेक्स्ट आ जाओ। तीसरी कौन सी है अपने पास? तीसरी है सरल स्तंभी उपकला। सरल स्तंभी उपकला। ठीक है। इसकी शेप याद है ना बेटा? कैसे किया था? पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाई, आधार झिल्ली बनाई, और उसके बाद कुछ ऐसी लंबी लंबी सी सेल्स रखी थी पिलर टाइप की, और इनके न्यूक्लियस को कहाँ जचाया था? आधार की साइड पे अंडाकार न्यूक्लियस लगाए थे, ओवल न्यूक्लियस लगाए थे। चलो ठीक है। ये पाया कहाँ जाता है? सरल स्तंभी उपकला कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है बेटा आपकी ग्रसिका में, ग्रास नलिका में। पूरे रास्ते में अगर पूछ दिया जाए कि कहाँ कौन सी एपिथेलियम लाइनिंग कर रही है, कौन सी उपकला सबसे अंदर चल रही है, तो वो चल रही है आपकी सरल स्तंभी उपकला। ठीक है। ये तो आपने मेन याद किया। अब इसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। अभी मैं आपको कूट स्त्रित के बारे में बताऊंगी, पहले कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। चलो पहले कूट स्त्रित कर लेते हैं, उसके बाद तो मैं मॉडिफिकेशन बताती हूँ। चौथा कौन सा था बेटा? कूट स्त्रित उपकला। कूट स्त्रित उपकला। ठीक है। ये कूट स्त्रित उपकला कहाँ पाई जाती है? पहले तो इसका स्ट्रक्चर याद ही होगा तुमको कैसा होता है। ऐसा लगा था कि ये स्त्रित है, कि ये मल्टी लेयर्ड है, पर ये तो झूठी निकले, कूट निकले, फॉल्स निकले। मतलब एक्चुअल में सबसे पहली बात तो तुमको यही याद रखनी है कि ये सरल उपकला है, ना कि स्त्रित। सरल उपकला है, स्त्रित नहीं है बेटा, संयुक्त नहीं है। ठीक है, पहली बात हुई। अब आते हैं ये पाई कहाँ जाती है? बेटा ये पाई जाती है आपकी श्वसनी और श्वसनिका में। श्वसनिका में
ठीक है, श्वसनी और श्वसनिका में पाई जाती है। ये हवा का रास्ता होता है जिसके बारे में आप पढ़ोगे। श्वासनाल होती है, फिर श्वसनी आती है, फिर श्वसनिका आती है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। तो वहां पे पाई जाती है आपकी कूटस्थित। अब मैं आपको बताती हूँ मॉडिफिकेशंस के बारे में, इसमें कहाँ कहाँ पे मॉडिफिकेशन करनी है। देखो हमने क्या किया बेटा, जो घनाकार उपकला थी, घनाकार उपकला, थोड़ा मिक्स हो गया, एक मिनट, घनाकार उपकला में और स्तंभी उपकला में, इन दोनों में हमने कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं। क्या क्या बेटा, मेरा मन किया कि मैं ये जो ऐसे घनाकार उपकला है इसको ऐसे चेंज कर दूं, ऐसे करके कुछ ऐसे ऐसे इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मोड़ दूं। मैंने इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मोड़ दिया। सेम काम मैं इसके साथ भी कर सकती हूँ, ठीक है। एक और काम मैंने क्या किया, मैंने इसके सेल के ऊपर, ये ऐसे सेल्स चल रही थी, मैंने इसके ऊपर बेटा कुछ स्ट्रक्चर लगा दिया, ऐसा छोटे छोटे हेयर जैसा, ठीक है। और एक मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, लेट्स से स्तंभी वाला बना लिया, ये लो, कोई भी बना सकते हो तुम दोनों में से, इन तीनों चीजों के लिए, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो तीसरा काम मैं क्या कर सकती हूँ, देखो किसी सेल को उठा के ग्रंथिल बना दूं, कुछ स्रावित करने लायक बना दूं, ऐसे मटके जैसा बना दिया मैंने इस सेल को। अब ये सेल बेटा कुछ स्रावित करने के लिए रेडी है। जो चीजें कुछ स्रावित करती है उसको तुम ग्रंथि कहते हो, तो ये कुछ स्रावित कर रही है ऐसे बाहर साइड पे, ठीक है। तो देखो कौन कौन सी उपकला बनी, ये कहलाती है बेटा सूक्ष्ममाभी, सूक्ष्ममाभी उपकला, जिसमें तुमने ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर अंदर साइड मोड़ दिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मोड़ने से ऐसा नहीं लग रहा है इधर ब्रश चल रही है, जो कपड़े रगड़ने वाला ब्रश होता है उसके दांत जैसा नहीं दिख रहा है तुम्हें इस साइड पे। तो बस इसीलिए हम इस वाली उपकला को कहते हैं बेटा ब्रश बॉर्डर्ड, ब्रश बॉर्डर, इसका बॉर्डर ब्रश जैसा हो गया है। ऐसा किया क्यों तुमने बेटा, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, इसकी सतह का एरिया बढ़ गया, पहले इतना था अब देखो इतना सारा हो गया। तो अब जो भी चीज स्रावित करनी है या किसी चीज का अवशोषण कराना है, तो पहले तो इतना ही सरफेस था, अब ज्यादा हो गया, तो अब ज्यादा स्रावण या ज्यादा अवशोषण हो सकता है। तो अब इस वजह से हुआ क्या बेटा, लेट्स से हम लिख लेते हैं अवशोषण या स्रावण बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जहां तुमको अवशोषण स्रावण बढ़ाना हो, सरफेस एरिया बढ़ा दो, उसको ब्रश बॉर्डर बना दो, उसको सूक्ष्माभी कर दो, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मोड़ दो, ठीक। ये कहां पे करोगे, इसको कहते हैं बेटा सीलिएटेड, इसको कहते हैं सीलिएटेड, ठीक। सीलिएटेड में क्या होता है, ये सीलिया लगा है, ये क्या लगा देते हैं हम, सीलिया लगा देते हैं। सीलिया बेटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये इसके रास्ते में जो भी आएगा उसको ऐसे से धक्का देता रहता है, मूवमेंट कराता रहता है। तो इसका काम होता है गमन कराना, गमन कराना, ठीक है। तो गमन जहां पे किसी चीज का कराना हो वहां पे तुम इस तरह से सीलिया लगा दो, ठीक है। आ जाओ इधर, ये क्या कहलाएगा बेटा, ग्रंथिल उपकला, ग्रंथिल उपकला। जब तुम किसी इसमें से किसी सेल को ग्रंथि बना दो, मतलब कुछ स्रावण कराना चाहते हो, कुछ स्रावित कराना चाहते हो, तो फिर उसको कहोगे ग्रंथिल उपकला। तो ये तीन चीजें तुम कर सकते हो, एक हो गई सूक्ष्माभी, दूसरी हो गई सीलिया लगाना, और तीसरा हो गया बेटा ग्रंथिल बनाना उसको। तो तुमने ये काम घनाकार में कहाँ कहाँ किया है और स्तंभी में कहाँ कहाँ किया, ये याद करना है अपने को। तो वापस से अपन आते हैं घनाकार की स्लाइड पे, ठीक। घनाकार एक तो नॉर्मल वाली हो गई बेटा, और दूसरी करते हैं जिसमें सूक्ष्माभी बनाया है तुमने, जिसमें ब्रश बॉर्डर लगाई है। दूसरा हम कहाँ करेंगे बेटा, इसी का ब्रश बॉर्डर कहाँ पे बनाया है, कहाँ पे तुमको ज्यादा इससे अवशोषण कराना है। इसकी एग्जाम्पल होती है बेटा पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, वही जो नेफ्रॉन में अभी पीसीटी दिखाया था ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला,
यहाँ पे क्या हुआ बेटा, ब्लड एकदम थक्के से खूब ज्यादा गिरा, हम नहीं चाहते वो सारा का सारा यूरिन में बाहर निकल जाए, तो हम ज्यादा से ज्यादा यहीं पे वापस से ब्लड में एब्जॉर्ब करा लेते हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या किया, पीसीटी में सरफेस एरिया बढ़ा दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाएं। पीसीटी ध्यान रखोगे, ब्रश बॉर्डर में और घनाकार में, दो चीजें ध्यान रखनी है तुमको। एक तो कि पीसीटी में घनाकार है उपकला और वो कैसी है, ब्रश बॉर्डर है, जबकि बेटा डीसीटी में सिर्फ घनाकार है, ब्रश बॉर्डर नहीं बनाया है हमने, वहां पे उसके बॉर्डर को ब्रश जैसा नहीं किया, ठीक है। ये दो बातें हो गई। उसके अलावा बेटा तुमने इसमें सीलिया कहां पे लगाया है, सीलिएटेड कहां पे किया है तुमने, सीलिएटेड तुमने किया है छोटी श्वसनिकाओं में, कहां पे, सबसे लास्ट की, पूरा जाल बनाया, पेड़ जैसा बनाया, ऐसे ट्रैकिया निकल रहा है, श्वासनाल चल रही है, फिर श्वसनी बना रही है, फिर श्वसनिका बना रही है, तब जाके वायु कुपिका लगी है, फुफ्फुस कुपिका लगी है। तो जो, फिर से करो, श्वासनाल, श्वसनी, श्वसनिका, तो जो लास्ट की श्वसनिका है ना, उसमें हमने क्या किया है, घनाकार उपकला में सीलिया लगा दिया है, घनाकार उपकला में सीलिया लगा दिया है, छोटी श्वासनिका, ठीक है। तो ये हो गया आपका, दो चीजें आपको जो एक्स्ट्रा याद रखनी थी घनाकार में, नॉर्मल घनाकार कहाँ है, ब्रश बॉर्डर कहाँ है, सीलिएटेड कहाँ है, खत्म कहानी। अब आ जाओ बेटा फिर से स्तंभी पे, स्तंभी में नॉर्मल कर लिया, अब इसकी मॉडिफिकेशन करो। इसकी मॉडिफिकेशन तुम करोगे सबसे पहले सीलिया वाली, सीलिएटेड कहाँ है भाई, वो जगह बतानी है जहां पे सरल स्तंभी सीलिएटेड उपकला है। बेटा ये होती है श्वसनी और श्वसनिका में, सबसे लास्ट की श्वसनिका में तो तुमने क्या डाला था, ये डाला था घनाकार। जो पहले वाली श्वसनिका है, फिर से श्वासनाल, श्वसनी, श्वसनिकाएं, तो श्वसनी और श्वसनिकाएं में ये रहता है स्तंभी उपकला और सीलिएटेड होती है, कहां पे, श्वसनी और श्वसनिका, श्वसनिका, ठीक है, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल, ये हो गया। और इसके अलावा तुम इसमें करोगे बेटा क्या, इसमें तुम करोगे स्तंभी वाले में ग्रंथिल, कि कहां पे तुमने सरल स्तंभी को ग्रंथिल बनाया है, ये तुमने फिर से किया है बेटा ग्रसिका में, ग्रास नलिका में, अपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, अपने खाने के रास्ते में, पूरा जो रास्ता चल रहा था उसमें बीच बीच में कुछ स्तंभी सेल्स को, स्तंभी सेल्स हैं, कुछ स्तंभी कोशिकाओं को तुमने ग्रंथि में कन्वर्ट कर दिया और उसको कहते हैं बेटा गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल, मटका कोशिका कहते हैं इसको। ये करता क्या है, गॉबलेट सेल जहां पे भी होता है श्लेष्मा निकालता है ताकि रास्ते में चिकनाहट बनी रहे जिससे खाना सरक सके। श्लेष्मा मतलब म्यूकस, इसीलिए इसको म्यूकस सेल भी कहते हैं, म्यूकस ग्लैंड भी कहते हैं। और एक सेल ने ही श्रावण का काम कर लिया। गॉबलेट सेल क्या है, ग्रंथि है, कैसी, स्तंभी है, और ये क्या कर रही है, स्रावित कर रही है। क्या स्रावित कर रही है, श्लेष्मा स्रावित कर रही है, क्योंकि एक एक सेल बीच बीच में ही ये काम अकेले कर ले रही है, इसलिए इसको एक कोशिकीय ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, ये सब नीट के क्वेश्चन है बेटा, एक कोशिकीय ग्रंथि, ठीक है, बहुकोशिकीय होती है ज्यादातर अपने शरीर में। ये एक एग्जाम्पल आपको पता है एक कोशिकीय के। तो ये हो गया आपके सरल स्तंभी उपकला के बारे में, ठीक है। और ये हो गई आपकी तीनों मॉडिफिकेशंस। अब नेक्स्ट अपन किस में आ जाएंगे बेटा, संयुक्त उपकला में। संयुक्त उपकला, संयुक्त उपकला कैसी है तुम्हें पता है ना। सबसे पहले इसको डिवाइड कर देते हैं किसमें किसमें। एक तो हो गई बेटा परिवर्ती संयुक्त, परिवर्ती संयुक्त, और दूसरी हो गई स्त्रित, स्त्रित, ठीक है। दो चीजें कर दी। देखो संयुक्त है मतलब एक से ज्यादा लेयर है, मतलब कई परतें हैं, ये तो पता है। तो मतलब कि बेटा परिवर्ती हो या स्त्रित हो, कई
सारी परतें तो होंगी। यहाँ पे बेटा, बस यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होता। ये नीट का क्वेश्चन रह चुका है और ये एक्सेप्शन है। ये आपको ध्यान रखना है कि हर उपकला में बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाते हैं, पर परिवर्ती संयुक्त उपकला में बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं बनाते, आधार झिल्ली नहीं बनाते। ठीक है, आ जाओ। अब क्या करूं फिर इधर, ये लो, पहले बेस की सेल्स बना दी और फिर इसके ऊपर सेल्स रख दी, इसके ऊपर सेल्स रख दी, तो ये हो गया ना एक से ज्यादा लेयर, तो इसको क्या बोलेंगे, संयुक्त बोलेंगे। अब ये जो ऊपर की सेल्स हैं बेटा, ये घनाकार हैं। कैसी हैं, घनाकार। कब घनाकार हैं, जब ये आराम कर रही हैं, विश्राम की अवस्था में हैं। अब मैं इनको बोलूंगी खींचने को, जब ये खींचेंगी, जब ये काम करेंगी बेटा, जब ये स्ट्रेच करेंगी, जब ये खींचेंगी, उस टाइम पे ये बड़ी बड़ी सेल्स खिंच के चपटी हो जाती हैं, यानी शल्की हो जाती हैं। ये जो घनाकार सेल्स हैं, ये जब खिंचती है बेटा तो चपटी हो जाती हैं, स्तंभी हो जाती हैं। तो घनाकार किस में बदल जाती है, जब खींचेगी, आराम में, विश्राम में घनाकार, और जब खींचेगी बेटा तब शल्की हो जाएगी, शल्की बन जाएगी। और इसीलिए मैंने बोला कि ये परिवर्ती उपकला है, एक से ज्यादा लेयर तो है, पर वो देखो ऐसे परिवर्तन करें, वापस से इसमें, फिर इसमें, जब काम करेंगे इधर, जब आराम करेंगे इधर। ऐसा कहां पे होता है बेटा, ऐसा होता है यूरेथ्रा में। कहां पे होता है बच्चे, यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा आपकी किडनी के बाद पाइप होता है यूरेटर, वो खुलता है यूरिनरी ब्लैडर में। ब्लैडर जिसमें यूरिन स्टोर होता है वो बाहर खुलता है यूरेथ्रा से। तो जो यूरेथ्रा की लाइनिंग होती है वो परिवर्ती की होती है, ठीक है, वो खींचता है। अब आओ स्त्रित पे। स्त्रित में भी क्या करना है बेटा, स्त्रित में भी क्या करो, स्त्रित में तो कोई मना ही नहीं है बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाने में, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन लगा दो। आधार झिल्ली के ऊपर पहले एक लेयर लगाओ, सबसे नीचे की आधार लेयर, और आधार लेयर के ऊपर बड़ी सारी लेयर लगा दो। ठीक है, बड़ी सारी लेयर लगा दी। जनरली बेटा ये जितनी भी ऊपर की लेयर होती है ना, ये शल्की होती हैं, हमारी बॉडी में इसी की एग्जाम्पल पाई जाती है बस। तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, स्त्रित शल्की संयुक्त उपकला या स्त्रित शल्की उपकला। ठीक है, अब दो सिचुएशन आई। ऐसा तुम कहां पे करोगे, ऐसे तुम कई लेयर कहां पे लगाओगे जहां पे खींचने जैसा भी कोई काम नहीं है, जहां पे बेटा तुमको प्रोटेक्शन चाहिए, जहां पे प्रोटेक्शन चाहिए। जैसे बच्चे अपनी स्किन की जो उपकला है वो एक लेयर रखेंगे तो ऐसे बारिश का पानी आया, एक लेयर चली जाएगी, हम मैंने ऐसे हाथ कर दिया, एक लेयर चली जाएगी, ऐसा नहीं करेंगे। जहां भी बेटा प्रोटेक्शन, अब इतना हार्श एनवायरनमेंट है अपना, तो ये सब चीजों को स्किन झेल रही है, तो यहाँ पे जो उपकला है ना वो मैंने संयुक्त रखी है, और संयुक्त में कौन सी है, स्त्रित रखी है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन जहां चाहिए तुम संयुक्त में स्त्रित वाली रखोगे। हो गई बात। अब दो चीजें होती हैं बेटा, प्रोटेक्शन कभी कभी ड्राई जगह पे, सूखी जगहों पे चाहिए होती है, जैसे तुम्हारी स्किन, ये बाहर का एनवायरनमेंट सूखा है, और बेटा कभी कभी वेट यानी नम जगहों पे चाहिए होती है, जैसे कि अपने मुंह के अंदर की लाइनिंग। अगर हमारे मुंह के अंदर एक लेयर रखेंगे तब तो खाना खाएंगे, एक सेल तोड़ गई, खाना वाना खा रहे, पिज्जा खा रहे, पकौड़े खा रहे, तो अपने ने क्या करना है, नम जगह पे भी प्रोटेक्शन चाहिए, तो हमने वहां पे भी संयुक्त स्त्रित उपकला रखी है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में प्रोटेक्शन चाहिए, जहां पे भी प्रोटेक्शन चाहिए, वियर एंड टियर का खतरा है, सेल्स के टूटने का खतरा है, वहां पे तुम संयुक्त उपकला रखोगे, संयुक्त में भी स्त्रित रखोगे। स्त्रित में डिफरेंस क्या आएगा बेटा, जब ड्राई एरिया होगा, जब ड्राई एरिया होगा तो ये ऊपर की सेल में केराटिन भर दोगे, ऊपर की सेल में केराटिन भर दोगे, और अगर ड्राई एरिया नहीं होगा तो ये केराटिन नहीं भरोगे। तो ड्राई एरिया पे केराटिनीकृत होता है, केराटिनकृत, और यहां वेट एरिया में अकेराटिनीकृत होता है, अकेराटिनकृत। ठीक है, यहाँ पे केराटिन भरा हुआ है और यहाँ पे केराटिन नहीं भरा हुआ है। तो जहां पे भी प्रोटेक्शन चाहिए, सूखा एरिया, केराटिन भर दो। अब इसको तुम क्या बोलोगे, केराटिनीकृत स्त्रित शल्की उपकला, केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस शल्की एपिथेलियम उपकला।
और इसको क्या बोलोगे बेटा, वेट एरिया में, नम एरिया में अकेराटिनीकृत स्तृत शल्की उपकला। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, त्वचा। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा बेटा त्वचा। इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, मुखा गुहा। मुखा गुहा तुम्हारी ओरल कैविटी, योनि, वजाइना, ये सारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे उसमें। ठीक है, तो ये आपको करना है संयुक्त उपकला के बारे में, जिसमें ये वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्तृत वाला। स्तृत में जनरली अपने पास शल्की होती है, इसलिए हम स्तृत शल्की उपकला की ही मेनली बात कर रहे हैं। उसमें केराटिन भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं, तो केराटिन युक्त और अकेराटिनीकृत होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका उपकला के बारे में। ये आपका लेक्चर हुआ आपकी एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, जिसमें देखो हमने क्या क्या किया है, एपिथेलियम को डिवाइड किया है सरल में, संयुक्त में। सरल में 4 किया है कि कहां कहां पाई जाती है और कहां कहां मॉडिफाई करते हैं, सीलिया लगा के, ब्रश बॉर्डर बना के, ग्रंथि बना के। जितनी एग्जांपल लिखाई वो आपको रटनी है। संयुक्त में हमने किया कि एक परिवर्ती होती है और एक स्तृत होती है। अब आपको ये सारा रटने के बाद करना क्या है, एक पेज पे सिर्फ क्लासिफिकेशन लिख के कि सरल में ये और संयुक्त में ये कहां कहां पाई जाती है, एक साथ सारे नाम लिखोगे और उसको बार बार रटते रहोगे। इस चैप्टर से क्वेश्चन मेजरली, सिर्फ और सिर्फ मेजरली, ज्यादातर एग्जांपल्स पे पूछा जाता है, मैच द कॉलम पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर अपन करेंगे संयोजी ऊतक पे, उसका वर्गीकरण करेंगे और उसके सारे टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर एवरीवन, सी यू, बाय बाय।